चलिए, सभी को राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। एक बार आप लोग मुझे कंफर्म करके बताइए जल्दी से, वीडियो ऑडियो क्लियर है कि नहीं है। कंफर्म करिए जी। चलिए, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। वीडियो ऑडियो सबको क्लियर है? हेलो, चलो क्लियर है ना? ठीक है। तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? हम लोग फिजिक्स में शायद लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे वर्क, एनर्जी, पावर, इस सब के बारे में हम लोग पढ़े थे शायद लास्ट क्लास में, है ना? क्या पढ़े थे जी हम लोग? वर्क, है ना, वर्क, एनर्जी, पावर, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, पावर हो गया, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोग लास्ट क्लास से पढ़े थे, जहां तक मैंने बताया था। और मैंने बताया था कि इनके हमको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने हैं, तो न्यूमेरिकल भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी और कुछ कुछ जो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है, जैसे कि आपका गति क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, ये सबको भी हम लोग जान लेते हैं। उसके बाद एक साथ सबको हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए। अच्छा, मूड ऑफ हीट ट्रांसफर, मूड ऑफ हीट ट्रांसफर बचा था क्या? अच्छा हाँ, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तबीयत ठीक है जी शांति जी, तबीयत ठीक है, तबीयत ठीक है अभी। चलो, हम लोग क्या पढ़े थे लास्ट क्लास में? मूड ऑफ हीट ट्रांसफर, ये पढ़े थे ना। उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चलो, मूड ऑफ हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर ये हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। अर्थात उष्मा स्थानांतरण के, उष्मा उष्मा स्थानांतरण, उष्मा स्थानांतरण के आपका तरीके, तरीके ये हम लोग साथ लास्ट क्लास से पढ़ रहे थे। तो मैंने आप लोग को बताया था तीन चीजें। क्या क्या तीन चीजें जी? थोड़ा धीरे करूंगा ना, एकदम स्पीड नहीं करूंगा, थोड़ा मुझे बोलने में थोड़ा दिक्कत है, तो थोड़ा धीरे चलूंगा ना। चलो देखिए, तो सबसे पहला अभी कंडक्शन, कंडक्शन, कंडक्शन के बाद दूसरा आपका कन्वेक्शन, कन्वेक्शन के बाद तीसरा होगा जी आपका रेडिएशन, तीसरा आपका रेडिएशन। अर्थात कंडक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं जी? इसको बोलते हैं चालन। क्या बोलते हैं? चालन। कन्वेक्शन को क्या बोलते हैं? संवहन, संवहन बोला जाता है। रेडिएशन को क्या बोला जाता है? आपका विकिरण। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? विकिरण, ठीक है। तो हम लोग मूड ऑफ हीट ट्रांसफर ये हम लोग पढ़े थे, ठीक है। अर्थात उसमें स्थानांतरण के तरीके हम लोग पढ़े थे, जिसके तीन तरीके हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन को हिंदी में बोलते हैं चालन, कन्वेक्शन को हिंदी में बोलते हैं आपका संवहन, और रेडिएशन को हिंदी में कहा जाता है जो आपका विकिरण कहा जाता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, ये जो कंडक्शन होता है अर्थात चालन होता है, तो चालन, चालन सामान्यतः, चालन, चालन सामान्यतः, सामान्यतः ठोसों में होता है, ठोसों में होता है। चालन सामान्यतः किसमें होता है? जब का ठोसों में होता है, ठीक है, पहला चीज। आगे बात करते हैं कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन अर्थात संवहन, संवहन, संवहन द्रव एवं गैस, द्रव एवं गैस या गैसों में, है ना, द्रव, द्रवों एवं गैसों में, गैसों में होता है, द्रवों एवं गैसों में होता है, ठीक है ये। और जो आपका रेडिएशन होता है, रेडिएशन ये आपका किसका होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का। किसका? जो आपका विद्युत चुंबकीय, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगों का होता है, ठीक है। तरंगों का, तरंगों का कहने का तात्पर्य है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, तो वो आपका रेडिएशन के थ्रू हम तक पहुंचता है। जैसे कि आपका सनलाइट है, वो भी आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक एग्जांपल है, जो आपका रेडिएशन के थ्रू क्या होती है? हमारे तक पहुंचती है, ठीक है। तो ये क्या है आपका कंडक्शन अर्थात चालन सामान्यतः ठोसों में होता है। कन्वेक्शन ये आपका द्रव और गैसों में होता है, इसकी जगह तरल भी दे सकता है आपको। और रेडिएशन ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का होता है, अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगों का होता है, ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, हम लोग आगे बात करते हैं। यहाँ तक तो सबको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि कंडक्शन होता क्या है, कंडक्शन होता क्या है, अर्थात आपका चालन होता क्या है, चालन। कंडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं, अर्थात इसको क्या बोलते हैं? चालन बोलते हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ये एक रॉड है, ठीक है, ये क्या आपका एक रॉड है, लोहे का एक रॉड है। आपने क्या किया? इसको हीटअप किया। आपने क्या किया जी? इसको आपने हीटअप किया, ठीक है। आपने इसको हीटअप किया, आप इसको गर्म कर रहे हो, ऐसे गर्म कर रहे हो।
तो ऐसा तो कभी नहीं होता कि एक ही बार में पूरा लोहे का रॉड गर्म हो जाए, एक ही यहाँ से आप गर्म करना प्रारंभ करोगे और एक ही बार में इधर गर्म हो जाए, ऐसा तो नहीं होता। होता क्या है, जैसे आप लोहे को गर्म करना प्रारंभ करते हो तो पहले यहाँ का पोर्शन गर्म होगा होगा गर्म, फिर धीरे 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 से आगे बढ़ता जाता है। धीरे धीरे क्या करता है, आपका जो गर्म होने का जो आपका वो है ना स्पीड है वो बढ़ता जाता है। मतलब पहले यहाँ होगा, फिर आगे जाएगा आगे जाएगा आगे जाएगा आगे जाएगा, और एंड में क्या होता है, पूरा जो इसका अंतिम छोर है ये भी क्या हो जाता है, पूरा ऐसे गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है जी, गर्म हो जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या जो आपका चालन होता है, जो कि उसमें स्थानांतरण की विधि है, एक तरीका है, तो चालन चालन जो होता है उसमें क्या पार्टिकल एक्चुअल मोशन करते हैं, तो आपको बताना है चालन जो उसमें स्थानांतरण की विधि है, इसमें जो पार्टिकल है वो एक्चुअल मोशन नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपस में देखो आपका चालन चालन सामान्यतः, ठीक है, चालन चालन सामान्यतः चालन चालन सामान्यतः सामान्यतः ठोसों में होता है, ठोसों में होता है। इसमें 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 ठोसों के पार्टिकल, इसमें ठोसों के पार्टिकल बिना एक्चुअल मोशन के, बिना एक्चुअल मोशन के हीट को ट्रांसफर करते हैं। बिना एक्चुअल मोशन के किसको, हीट को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। बिना एक्चुअल मोशन के हीट को ट्रांसफर करते हैं। अब ये सर कैसे बिना एक्चुअल की हीट को ट्रांसफर करते हैं, इसको समझाइए। ठीक है, इसको मैं समझा रहा हूँ, देखिए। अगेन मैं रॉड ले रहा हूँ ना, ये मैंने एक रॉड लिया, आयरन का एक रॉड है, लोहे का एक रॉड है। तो हुआ क्या, जैसे आपने इस पोर्शन को गर्म किया, आपने इस पोर्शन को गर्म किया, गर्म करोगे तो क्या होगा, यहाँ का पोर्शन क्या होगा, गर्म होगा। गर्म होने के बाद अब जो पार्टिकल्स होंगे जो गर्म हो गए हैं, यहाँ का पार्टिकल्स क्या हो गया, गर्म हो गया। तो पार्टिकल्स जो गर्म हो गए हैं वो क्या करेंगे, हीट को इधर दूसरे है ना, दूसरे साइड करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। मतलब पार्टिकल क्या करते हैं, हीट को ना आपका दूसरे पार्टिकल को देते जाते हैं। ऐसा नहीं कि पार्टिकल एक्चुअल मोशन करे, ऐसा नहीं होता। इसमें यहाँ पास को जो पार्टिकल गर्म हो गया ना, तो अपने हीट को इधर देते जाएगा, इधर से देते जाएगा देते जाएगा देते जाएगा। मतलब हो क्या रहा है, यहाँ एक्चुअल में जो पार्टिकल है वो मोशन नहीं कर रहे हैं, पार्टिकल क्या कर रहे हैं, हीट को आपका दूसरे पार्टिकल को क्या कर रहे हैं, वो दे रहे हैं, मतलब ट्रांसफर कर रहे हैं। आगे समझ में आया? तो मैंने आपको बता दिया कि चालन सामान्यतः ठोसों में होता है और इसमें ठोस के पार्टिकल बिना एक्चुअल मोशन के हीट को ट्रांसफर करते हैं। दैट मीन्स अगर यहाँ का अगर कोई पार्टिकल है तो ये पहले क्या होगा, गर्म होगा। गर्म होने के बाद इसमें जो हीट है वो आपका दूसरे वाले पार्टिकल को क्या कर देगा, हीट को ट्रांसफर करेगा। ऐसी पूरा सभी पार्टिकल करेंगे, क्या करेंगे, अपने दूसरे दूसरे पार्टिकल को क्या करते हैं, पूरे हीट को ट्रांसफर करते हैं, और ये ट्रांसफर होते होते जाएगा और एंड सिरा भी क्या हो जाता है, फिर आपका गर्म हो जाता है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप यहाँ से गर्म कर रहे हो और एक ही बार में पूरा का पूरा गर्म हो जाए। ठीक है जी, तो ये मैंने बता दिया किसके बारे में, कंडक्शन के बारे में, चालन के बारे में। जनरली ये जो पहला मैंने लाइन लिखा है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपका चालन होता है वो आपका सामान्यतः ठोसों में होता है। किसमें होता है, जो आपका ठोसों में होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये तो हो गया आपका कंडक्शन की बात। अब बात करते हैं हम लोग कन्वेक्शन अर्थात संवहन की बात करते हैं। ठीक है, संवहन, संवहन को आपका इंग्लिश में क्या कहा जाता है, आपका कन्विक्शन। क्या कहते हैं, कन्विक्शन कहा जाता है संवहन को। चलिए, अभी मैंने बताया था कि जो संवहन है सामान्यतः आपका किस में होता है, आपका ठोस सॉरी आपका द्रव और गैस में होता है। ठोस में तो कंडक्शन होता है, चालन होता है। तो संवहन यह सामान्यतः यह सामान्यतः किसमें होता है, आपका द्रव। ठीक है, द्रव एवं गैसों में होता है। द्रव एवं गैसों में होता है। यह सामान्यतः द्रव एवं गैसों में होता है। चलो अब देखिए, अब इसको भी समझने के लिए हम लोग क्या करें, एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे। अब देखिए, ये मैंने क्या लिया, मैंने एक लिया भैया आपका एक बीकर ले लिया। ठीक है, इस पे मैंने क्या किया, यह चौड़ा वाला है ना बीकर, इसमें मैंने क्या किया, वाटर एडअप कर दिया है ना। इसमें मैंने वाटर, पानी इसमें डाल दिया, पानी इसमें मैंने डाला। ठीक है भाई, पानी डाल दिए। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको गर्म करेंगे। क्या करेंगे, इसको हम लोग गर्म करेंगे, हीटअप करेंगे। ठीक है, इसको हम गर्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। अब कन्वेक्शन में होता क्या है, कन्वेक्शन में देखो, जो आपका वाटर के पार्टिकल है जो कि नीचे में है, नीचे में जो भी वाटर के पार्टिकल है, ये क्या होंगे, जाहिर सी बात है, गर्म कर रहे हो तो गर्म होंगे। गर्म करते हो जैसे तो क्या होगा, पार्टिकल गर्म होकर कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। पार्टिकल जो गर्म हो रहा है वो कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। और ऊपर में जो ठंडे पार्टिकल्स है वो क्या होंगे, आपका नीचे आएंगे, है ना। आप लोग देखना, जब गर्म करते हो ना तो नीचे वाले जो पार्टिकल है ना, आपका छोटे छोटे बुलबुला टाइप का बन के ऊपर आता जाता है। आप लोग देखे होंगे, प्रैक्टिकली देखे होंगे। तो ये इसी प्रकार से होता है, जब आप गर्म करोगे तो नीचे जो आपका वाटर के पार्टिकल है वो गर्म होंगे। गर्म होने के बाद तो ऊपर आएंगे, कहाँ आएंगे, ऊपर आएंगे। और जो ऊपर वाले जो पार्टिकल है वाटर के, वो क्या है, ठंडे हैं। तो ठंडे होने के कारण क्या होते हैं, नीचे जाते हैं। नीचे होंगे तो वो नीचे जाएंगे तो फिर क्या होंगे, वो भी आपको गर्म होंगे। तो गर्म होकर क्या होते जाते हैं, वो ऊपर आते जाते हैं। और जो ठंडे हैं वो नीचे जाएंगे, नीचे होने के बाद वो गर्म होते हैं। इस प्रकार से हो क्या रहा है,
इस जो आपका हीट ट्रांसफर के मूड में, कहने का तात्पर्य जो कन्वेक्शन जो आपका मूड है हीट ट्रांसफर का, इसमें पार्टिकल क्या करते हैं, एक्चुअल मोशन करते हैं। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया, ठीक है। तो संवहन जनरली किसमें होता है, जब आपका तरल और गैस का, मतलब कहने का तात्पर्य द्रव और गैस में होता है। और इसमें क्या हो गया, पार्टिकल एक्चुअल मोशन करके क्या करते हैं, हीट का ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। यही चीज मैं आपको लिख दे रहा हूँ। इसमें क्या होता है इसमें 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 पार्टिकल एक्चुअल मोशन करके, एक्चुअल मोशन करके करके हीट का ट्रांसफर करते हैं। किसका जी, हीट का ना, हीट का ट्रांसफर करते हैं, एक्चुअल मोशन करके हीट का ट्रांसफर करते हैं। मतलब देखो, वाटर के जो नीचे में पार्टिकल है वो गर्म हुए, गर्म होने के बाद वो ऊपर चले गए, ऊपर में जो वाटर के पार्टिकल है वो अभी भी ठंडे हैं, ठंडे होने के कारण क्या होंगे, आपका नीचे आएंगे, है ना। तो वापस वो क्या हो जाएंगे, नीचे होने के बाद वो भी क्या होंगे, गर्म हो जाएंगे। इस प्रकार से आपका संवहन में क्या होगा, पार्टिकल में एक्चुअल मोशन होता है जिसके थ्रू हीट का ट्रांसफर होता है। बट जो आपको कंडक्शन था, कंडक्शन में आपका जो पार्टिकल है बिना एक्चुअल मोशन के क्या करते हैं, हीट का ट्रांसफर करते हैं। उसमें जो क्या करते हैं, जो पार्टिकल है हीट को आपका दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफर करते जाते हैं, इस प्रकार ट्रांसफर होता है। और एंड सिरा भी आपका रॉड का वो भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। आशा कर रहा हूँ ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। आपको कंडक्शन क्या होता है, आपको कन्वेक्शन क्या होता है। सभी को राधे राधे जी सभी को राधे राधे। कन्वेक्शन क्या होता है, कंडक्शन क्या होता है, सबको समझ में आ गया होगा। एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए। इसके बाद हम लोग अब देखते हैं किसके बारे में, रेडिएशन के बारे में। और अभी आप लोग का 2 दिन से क्लास नहीं हो पाया था जी, थोड़ा मेरा तबियत इश्यू खराब हो गया था। चलो, लेकिन अभी मैं कोशिश करूंगा इस वीक में आपका एक्स्ट्रा क्लास लेकर भी, मैं भी देखते हैं संडे वनडे को, है ना, उस दिन एक्स्ट्रा क्लास भी लग सकते हैं, आप लोग को बता दूंगा, ताकि ये 2 दिन का हमारा जो पीछे है ना, वो सब आपका पूरा इस वीक में कवर हो जाए। आगे बात करते हैं हम लोग। अब हम लोग जानते हैं किसके बारे में, विकिरण के बारे में, अर्थात रेडिएशन के बारे में। किसके बारे में जी, विकिरण, ठीक है। विकिरण, विकिरण के बारे में जानते हैं, अर्थात रेडिएशन के बारे में जानते हैं। तो ध्यान रखना, जो आपका रेडिएशन होता है, विकिरण होता है, जो आपका विकिरण होता है, रेडिएशन होता है, ये किसका होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, अर्थात आपका विद्युत चुंबकीय तरंगों का क्या होता है, आपका विकिरण होता है। तो आपस में लिख रहा हूं आपका विकिरण, विकिरण, विकिरण सामान्यतः सामान्यतः विद्युत चुंबकीय तरंगों का होता है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का होता है विकिरण, सामान्यतः विद्युत चुंबकीय तरंगों का होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है, ठीक है। विकिरण सामान्यतः विद्युत चुंबकीय तरंगों का होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का होता है। और याद रखना, इस फॉर्म में, ठीक है, इस फॉर्म में हीट ट्रांसफर के लिए, हीट ट्रांसफर के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता। माध्यम की आवश्यकता ना, मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता। कहने का तात्पर्य क्या है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किसकी, माध्यम की ना, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करते हैं, उदाहरण, जैसे कि सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाला, ठीक है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाली जो ऊष्मा है, ठीक है, ऊष्मा है, वो विकिरण के फॉर्म में आती है। किसके फॉर्म में, विकिरण के फॉर्म में, है ना, विकिरण के रूप में आती है, विकिरण के रूप में आती है, यह आपको याद रखना है, ठीक है, आती है। अब जैसे कि लास्ट क्लास से बताया था, अगर आप लोग से पूछोगे कि क्या ऊष्मा स्थानांतरण के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है, अब वो यार आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा, क्या ऑप्शन दे रहा है, देखो, क्योंकि आपने देखा आपका जो चालन हो रहा है तो वो आपका सामान्यतः ठोसों में होता है, ठीक है। जो संवहन हो रहा है वो आपका किस में होता है, गैस और द्रव में होता है, गैस और द्रव में। लेकिन जो रेडिएशन है तो इसके लिए तो मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने लिखा है, लेकिन चालन और संवहन इसमें, इसके लिए तो आपका मीडियम का रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि होता है कि नहीं होता है, उष्मा के लिए आपका माध्यम की, मतलब उष्मा है वो आपका माध्यम पे डिपेंड करता है कि नहीं करता, अगर ऐसा पूछेगा तो इस हिसाब से देखा जाए तो आप ये बताओगे, इन दोनों को कंसिडर करते हुए आप क्या बताओगे, हाँ होता है। लेकिन अगर इसको देखा जाए तो इसको देखेंगे तो आपको नहीं होता है। लेकिन नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया कि उसमें स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है नहीं होती, उन्होंने किसी चीज को मेंशन नहीं किया, चालन, संवहन, विकिरण, तो भी आपको क्या बताना होता है, क्या, क्योंकि यहाँ पर देखो ना, 2 मूड में आपका, कंडक्शन में और कन्वेक्शन, दोनों मूड में तो आपका किसका रिक्वायरमेंट हो रहा है, मीडियम का रिक्वायरमेंट हो रहा है। तो उस बेसिस से किस में जाओगे आप, होता है करके उसको आपको आंसर करना है, किस में जाना है आप लोग को, होता है करके मतलब बताना है, दैट मीन्स क्या, आपका मीडियम का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है जी। चलो, आशा करो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है, आगे बढ़ूं, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। ये हमने देखा विकिरण और चालन और किसके बारे में, संवहन के बारे में। आगे बढ़ूं मैं कंफर्म कर दे एक बार जल्दी से आप लोग, आगे समझ में, आगे बढ़ूं। चलो ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ।
ये मैंने बता दिया। अब इसके बाद अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग वर्क, एनर्जी, पावर, ये सब के डेफिनेशन वगैरह हम लोग जान लिए थे कि होता क्या है, कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है, शक्ति क्या होता है, सबका डेफिनेशन। अब उसके रिगार्डिंग कुछ कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोग कराऊंगा। उससे पहले भी कुछ कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है जिसको जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो फिजिक्स में जितने जो आपका न्यूमेरिकल है ना, सब एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। जैसे कि आपको पूछ लेगा वेलोसिटी, पूछ लेगा आप लोग को डिस्प्लेसमेंट, पूछ लेगा उसी क्वेश्चन में आप लोग को फोर्स के बारे में पूछ लेगा, उसी में आप लोग को वर्क के बारे में पूछ लेगा। तो पहले तो हम लोग सब चीज के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल भी आप लोग को सॉल्व कराता जाऊंगा। आज से ही हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व भी करना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तो पहले कुछ कुछ चीजें और है उसको हम लोग जान लेते हैं, देन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चलिए, अभी हम लोग सबसे पहले जानते हैं किसके बारे में, दूरी के बारे में। दूरी, दूरी अर्थात इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है आपका, डिस्टेंस, है ना। डिस्टेंस, डिस्टेंस अर्थात दूरी के बारे में जानते हैं, आखिर आपका दूरी क्या होता है, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है, द सम ऑफ पाथ लेंथ इज नोन एज डिस्टेंस, ठीक है। चलो, द सम ऑफ, है ना, अब इधर सब ध्यान देंगे। द सम ऑफ पाथ लेंथ, द सम ऑफ पाथ लेंथ इज नोन एज, इज नोन एज डिस्टेंस। द सम ऑफ पाथ लेंथ इज नोन एज डिस्टेंस, अर्थात आपका इसका अगर हिंदी में अगर रूपांतरण देखें तो क्या हो जाएगा आपका, रास्ते की लंबाई का कुल योग ही दूरी कहलाता है। क्या बताओगे, रास्ते की लंबाई का कुल योग ही क्या कहलाता है, जब का दूरी कहलाता है, ठीक है। रास्ते की रास्ते की लंबाई का, रास्ते की लंबाई का कुल योग, ठीक है। कुल योग क्या कहलाता है, जो आपका दूरी कहलाता है। कुल योग दूरी कहलाता है। रास्ते की लंबाई का कुल योग दूरी कहलाता है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। ये जो आपका डिस्टेंस होता है, ये दूरी होता है, ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको क्या बताना है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो दूरी दूरी एक दूरी एक अदिश राशि है, दूरी एक अदिश राशि है। अदिश राशि में बहुत सारे आप लोग को न्यूमेरिकल कराऊंगा ना, फिजिक्स में आप बिना न्यूमेरिकल के कुछ नहीं हो सकता ना, न्यूमेरिकल तो करना ही पड़ेगा, सब करेंगे हम लोग, न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग आगे। तो रास्ते की लंबाई का कुल योग ही दूरी कहलाएगा। दूरी एक अदिश राशि है। दूसरा, अगर दूरी का मात्रक की बात करते हैं, दूरी का मात्रक, यूनिट ऑफ डिस्टेंस, दूरी का मात्रक क्या होगा आपका, मीटर ही होगा। क्या होगा जब का, मीटर, ठीक है, मीटर होता है, दूरी का मात्रक मीटर होता है। चलो अब इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, ठीक है। एक इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, ये आपका ए पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ए पॉइंट के बाद ये आपका बी पॉइंट हो गया, बी पॉइंट के बाद ये आपका सी पॉइंट हो गया, सी पॉइंट के बाद ये आपका डी पॉइंट हो गया, ठीक है। यहाँ पास कोई पर्टिकुलर कोई पर्सन है, हम लोग मानते हैं, चलो यहाँ पास कोई पर्टिकुलर कोई पर्सन है। अब इस पर्सन ने क्या किया, चलना प्रारंभ किया। इस पर्सन ने क्या किया, चलना प्रारंभ किया। वो ए से बी पॉइंट तक गया और उन्होंने एक्स डिस्टेंस क्या किया, ट्रेवल किया। ए से बी पॉइंट तक गया वो और एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया। उसके बाद वो बी से सी पॉइंट तक गया, उसके बाद उन्होंने वाई डिस्टेंस ट्रेवल किया। कितना, वाई डिस्टेंस। फिर वो आपका सी से डी पॉइंट तक आए, उसने जेड डिस्टेंस क्या किया, ट्रेवल किया। क्या किया, जेड डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब देखो एक क्वेश्चन आता है भैया, ये तो हो गया इन्होंने कितना दूरी तय किया। अगर आपसे पूछेगा कितना दूरी तय किया, ऐसे कुछ कंडीशनल क्वेश्चन बता देगा कि हाँ एक व्यक्ति इतना से इतना दूर तक, इतना से इतना डिस्टेंस तक गया, इस पॉइंट पे पहुंचा, अब बताओ टोटल उसकी दूरी कितनी हुई, है ना। तो यही उसी प्रकार से हमारे पास भी क्वेश्चन है। एक कोई पर्टिकुलर कोई पर्सन है, वो ए से बी पॉइंट में गया, बी से सी पॉइंट में गया, सी से डी पॉइंट में गया, और इतना इतना क्या किया उन्होंने क्या किया, पाथ को ट्रेवल के प्रकार से, ठीक है। अब देखते हैं टोटल डिस्टेंस क्या होगा। तो यहाँ पास देखो टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पास आपको डेफिनेशन नहीं समझ में आ रहा है, द सम ऑफ पाथ लेंथ, है ना। तो जितना पाथ इन्होंने क्या किया है, क्रॉस किया है, दैट मींस आपका ए टू बी कितना है एक्स, बी टू सी कितना है वाई, और सी टू डी कितना आपका जेड। तो आपका टोटल डिस्टेंस क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये क्या होगा, जो आपका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आपका क्या होगा, आपका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलिए, ये तो मैंने बता दिया आप लोगों को किसके बारे में, डिस्टेंस के बारे में, दूरी के बारे में। अब दूरी के बाद हम लोग जानते हैं किसके बारे में, विस्थापन, ठीक है, विस्थापन। और विस्थापन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है आपका, डिस्प्लेसमेंट, है ना। इसको डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। विस्थापन को आपका डिस्प्लेसमेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए विस्थापन होता क्या है, ठीक है, विस्थापन होता क्या है, द शार्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। आप क्या बताओगे, द शार्टेस्ट, ठीक है, द शार्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, द शार्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, है ना, बिटवीन टू पॉइंट इज नोन एज इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट द शार्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज नोन एज डिस्टेंस। मतलब आपका दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है, विस्थापन कहा जाता है। अगर हिंदी में इसका देखिए ना, हिंदी में इसका डेफिनेशन देखिए, तो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी ही
न्यूनतम दूरी ही क्या कहलाती है? आपका विस्थापन कहलाती है। न्यूनतम दूरी ही विस्थापन कहलाती है। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी ही विस्थापन कहलाती है। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करेंगे, सेम इसी जो एग्जाम्पल मैंने दिया था उदाहरण, इसी उदाहरण को हम लोग कंसिडर करते हैं। देखिए मैंने बताया कोई मतलब यहाँ पास एक कोई पर्सन है, ये ए पॉइंट से चलना प्रारंभ करता है, बी पॉइंट पे पहुंचा, एक्स दूरी तय करने के बाद फिर वो सी पॉइंट में गया, है ना, वाई दूरी तय करने के बाद, उसके बाद वो आपका डी पॉइंट में आया, डी पॉइंट जेड, आपका जेड दूरी तय करने के बाद, ये तो आपका डिस्टेंस हो जाएगा, टोटल को ऐड कर दोगे एक्स वाई जेड, ये आपका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो बोला जा रहा है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। अब देखो टू पॉइंट में भी ध्यान रखना, यहाँ पास लिखा है कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। अब ये जो दो बिंदु होता है ना, ये जो दो बिंदु होते हैं, दो बिंदु कौन कौन सा होता है? एक तो आपका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, है ना। एक क्या होता है आपका प्रारंभिक बिंदु होता है, और एक क्या होता है जो आपका अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु और आपका अंतिम बिंदु। ठीक है, कहने का तात्पर्य प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को ही क्या कहा जाएगा? आपका विस्थापन कहा जाएगा। देखिए मतलब यहाँ पास देखिए ए से डी, ये क्या हो जाएगा, चलो इसको हम लोग मार रहे हैं, ये आपका पी डिस्टेंस है, क्या आपका पी डिस्टेंस। तो यहाँ का डिस्प्लेसमेंट पूछे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? पी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ इस डायग्राम में देखें तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना होगा? आपका पी होगा। बट अगर डिस्टेंस का वैल्यू पूछेगा तो क्या बताओगे? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, है ना। प्लस अगर आपको पूछता है डिस्टेंस क्या होगा, तो आपने बता दिया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आपका डिस्टेंस है। और डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो आपने क्या बताना है? आपको ये बताना है, क्योंकि ए से डी तक का आपका यही तो क्या आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब ये देखो, ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, मैंने आप लोग को बता दिया था कि ये जो डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन, ये कैसी राशि है जी? ये आपका एक सदिश राशि है। ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो बताना है आपको यह एक सदिश राशि है। ठीक है, ये क्या आपका एक सदिश राशि है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसका अगर हम लोग देखते हैं, इसका भी यूनिट देखते हैं, इसका भी यूनिट क्या होगा आपका? मीटर हो जाएगा। इसका भी यूनिट क्या होगा आपका? मीटर हो जाएगा। ठीक है, आशा करो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि दूरी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। दूरी द सम ऑफ पाथ लेंथ इज नोन एज डिस्टेंस, रास्ते की लंबाई का कुल योग ही दूरी कहा जाएगा। दूरी एक स्केलर क्वांटिटी है, दूरी का मात्रक मीटर होगा। और अगर यहाँ पास कोई पर्सन है, वो ए पॉइंट से चलना प्रारंभ किया, डी पॉइंट तक पहुंचा, तो इतने पाथ को पूरा वो कंप्लीट करने में उन्होंने जितना दूरी तय किया उसका योग ही क्या कहलाएगा? वही कहलाएगा आपका टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये मैंने बता दिया। विस्थापन मैंने बताया कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, और टू पॉइंट क्या होगा? आपका इनिशियल एंड आपका फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट मतलब प्रारंभिक अवस्था जहां से वो चलना प्रारंभ कर रहा है, और फाइनल पॉइंट मतलब अंतिम अवस्था जहां पर वो फाइनल पहुंच रहा है ना। तो उसके बीच की न्यूनतम दूरी हुई आपका विस्थापन कहलाएगा। विस्थापन एक सदिश राशि, यूनिट इसका क्या होगा? आपका मीटर हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं, यहाँ तक तो सबको चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे बात करते हैं, चलो अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आप लोग से, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। चलो जैसे कि ये कोई आपका पर्सन है, ये आपका पी कोई पर्सन है, अब ये यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यहाँ से चलना प्रारंभ किया, तो ये चला 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 चला, है ना, वापस से सेम पॉइंट में आ गया, वापस से सेम पॉइंट में आ गया। ये पी कोई पर्सन है, उन्होंने चलना प्रारंभ किया और वापस से सेम पॉइंट में आ गया। जल्दी से बताओ यहाँ डिस्टेंस इन्होंने कुछ तय किया कि नहीं किया, और इसका विस्थापन अर्थात डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बताइए, जल्दी बताइए। आपका इन्होंने कुछ दूरी तय की कि नहीं की, हाँ या ना आपको बताना है। और इसका डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन इसमें हुआ कि नहीं हुआ, इसमें विस्थापन हुआ कि नहीं हुआ। चलो पहले तो आप बताइए डिस्टेंस, इन्होंने डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस की बात करते तो डिस्टेंस इसमें हुआ कि नहीं हुआ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका डिस्प्लेसमेंट इसमें जीरो होगा, है ना। देखो इन्होंने दूरी तो तय किया है, इन्होंने दूरी तो तय किया है, ठीक है, इन्होंने दूरी दूरी तो तय किया है, तय किया है। यहां से यहां तक उन्होंने क्या किया है? दूरी तय किया है, ठीक है ये। लेकिन अगर विस्थापन पूछेगा, डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, विस्थापन पूछेगा, तो विस्थापन क्या होगा? आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो आपका सेम पॉइंट से चलना प्रारंभ किया और एंड में भी आपका सेम पॉइंट में पहुंच रहा है, तो आपका विस्थापन क्या होगा? आपका जीरो हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो यदि कोई वस्तु है वो विभिन्न दूरी तय करके अपने प्रारंभिक स्थिति में पहुंच जाएगा, यदि कोई वस्तु है वो विभिन्न दूरी तय करेगा और तय करने के बाद अगर वो अपने इनिशियल पॉइंट में पहुंच जाएगा, तो डिस्टेंस तो हम लोग मापेंगे, मतलब डिस्टेंस तो माना जाएगा कि हाँ उसने इतनी दूरी तय किया है, बट उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो तो प्रारंभिक स्थिति में पहुंच गया ना। तो यहाँ पास मैं नोट करके पॉइंट लिख रहा हूँ, है ना, मैं यहाँ पास नोट करके एक पॉइंट लिख रहा हूँ। यदि कोई वस्तु विभिन्न दूरी तय करके अपने प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है, ठीक है, यदि यदि कोई आपका वस्तु, यदि कोई वस्तु विभिन्न दूरी तय करके, विभिन्न दूरी तय करके अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, अपनी प्रारंभिक अवस्था में ना, अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है,
आ जाता है, आ जाता है, तब उसका विस्थापन, तब उसका विस्थापन, विस्थापन, तब उसका विस्थापन शून्य होता है। ठीक है, शून्य होता है, क्योंकि मैंने बताया द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, है ना, वो आपका न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहेंगे दो बिंदुओं के बीच की। लेकिन भैया वो तो पहले ही पॉइंट पे वापस आ गया, तो विस्थापन तो जीरो होगा। हाँ, लेकिन डिस्टेंस यहाँ पास कैलकुलेट किया जाएगा, डिस्टेंस यहाँ क्या है आपका कैलकुलेट किया जाएगा, लेकिन विस्थापन क्या होगा आपका शून्य होगा। ठीक है, तो आशा कर रहा हूँ ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी, है ना, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, चलिए आगे बात करते हैं। वर्क वो अलग हो जाएगा, आशीष जी वर्क अलग हो जाएगा यार, है ना। अभी फिलहाल हम लोग दूरी और विस्थापन में देख रहे हैं। वर्क तो उस चीज में डिफाइंड होगा कि ऑब्जेक्ट कितना आपका मात्रा में वहां से डिस्प्लेस्ड हुआ या नहीं हुआ, वहां पास ऑब्जेक्ट की बात हो जाती है। किसी चीज पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो उसका मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत आगे खिसक रहा है, पीछे खिसक रहा है, नहीं खिसक रहा है, उसके बेसिस पे आपका वर्क डन माना जाता है। चलो, तो ये मैंने आप लोग को बता दिया, है ना। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं किसके बारे में, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। ठीक है, तो दूरी और विस्थापन में अंतर। तो अभी तक आशा कर रहा हूँ सब चीजें आप लोग को समझ में आ गई होंगी, है ना। अब इसी को हम लोग एक चार्ट के माध्यम से पढ़ते हैं, दूरी और विस्थापन में क्या डिफरेंस है। चलिए देखिए, है ना, एक तरफ मैं क्या लिख रहा हूँ, दूरी लिख रहा हूँ, और एक तरफ मैं क्या लिख रहा हूँ जब का विस्थापन। दूरी और विस्थापन में क्या क्या डिफरेंसेस है। सबसे पहले देखो, अभी मैंने बताया दूरी, तो आपका मैंने बताया दूरी के डेफिनेशन में रास्ते की, ठीक है, रास्ते की लंबाई का, रास्ते की लंबाई का कुल योग ही क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पास क्या हो जाएगा आपका दो बिंदुओं के, दो बिंदुओं के दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, यही क्या कहलाती है, जो आपका विस्थापन कहलाती है, आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। फिर मैंने बताया दूसरा चीज, दूरी कैसी राशि है, दूरी आपका एक अदिश राशि है। दूरी कैसी राशि है, अदिश राशि है। जबकि विस्थापन कैसी राशि है, विस्थापन आपका एक सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी है। विस्थापन एक सदिश राशि है। क्या बताओ, कभी भी डिस्टेंस जीरो हो सकता है? मैंने आप लोग से क्वेश्चन पूछा, क्या डिस्टेंस कभी भी जीरो हो सकता है जी? बताइए, क्या डिस्टेंस कभी भी जीरो हो सकता है? डिस्टेंस जीरो हो सकता है? बहुत बढ़िया, नहीं हो सकता है ना, डिस्टेंस आपका जीरो नहीं होगा। तो यहाँ पास मैं लिख रहा हूँ तीसरा, दूरी दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकता, दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकता, शून्य नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका शून्य हो सकता है, कब? जब वो आपका जिस पॉइंट से चलना प्रारंभ कर रहा है सेम पॉइंट में वापस आ गया, तब उस केस में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन शून्य हो सकता है। तो आपको बताना है कि विस्थापन विस्थापन क्या हो सकता है आपका, शून्य हो सकता है, विस्थापन शून्य हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट आपका ये शून्य हो सकता है, बट आपका दूरी शून्य नहीं हो सकता। तीसरा अंतर, चौथा अंतर आपको ध्यान रखना है, ये जो आपका दूरी होता है, दूरी का मान सदैव धनात्मक होता है। इसको भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा गया प्रश्न है, दूरी का मान सदैव धनात्मक होता है। लेकिन जो विस्थापन होता है ये आपको धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य तो हो जाएगा, होगा, मैंने तो बताया ना, जब आपका वो प्रारंभिक स्टेज में ही आ जाएगा तो शून्य होगा। तो आपका डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आपका पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो ये हो सकता है, बट जो आपका डिस्टेंस होता है ऑलवेज भी क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो देखिए आपका चौथा चीज, आपका दूरी दूरी आपका सदैव धनात्मक होती है। दूरी सदैव क्या होती है, आपका धनात्मक, दूरी सदैव धनात्मक होती है, धनात्मक होती है, ये आपको ध्यान रखना है। बट ये आपका विस्थापन है ना, चौथा विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक एवं शून्य हो सकता है। विस्थापन आपका धनात्मक धनात्मक, उसके बाद आपका ऋणात्मक एवं धनात्मक ऋणात्मक एवं क्या जी आपका शून्य हो सकता है, शून्य हो सकता है। ठीक है, ये चलो, तो ये मैंने आप लोग को दूरी और विस्थापन में अंतर बता दिया। तो स्टार्टिंग में मैंने क्या पढ़ा, अब आप लोग को मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, उसमें स्थानांतरण के तरीके या विधियां, इसके बारे में मैंने आप लोग को पढ़ाना प्रारंभ किया, जिसमें चालन, संवहन और विकिरण के बारे में आप लोग कुछ तथ्य बताया जहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दो तीन क्वेश्चन है, सीधा पूछेगा चालन किस में होता है, कन्वेक्शन किस में होता है, रेडिएशन किस में होता है। दूसरा चीज, कौन से मूड में पार्टिकल एक्चुअल में हीट का ट्रांसफर करते हैं, मोशन करके, ऐसा पूछेगा तो बताओ कन्वेक्शन में, क्योंकि कंडक्शन में तो आपका पार्टिकल एक्चुअल मोशन नहीं करते हैं, है ना, वो उसमें का ऐसे ही नॉर्मली क्या करते हैं, स्थानांतरण करते हैं। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, पार्टिकल एक्चुअल मोशन करते हुए हीट का आपका ट्रांसफर करते हैं, किसमें, कन्वेक्शन में। ये मैंने आपको बताया, पर एग्जाम्पल वगैरह दे देखे। फिर उसके बाद हमने पढ़ा किसके बारे में, दूरी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। उसके बाद इन दोनों के अंतर हम लोग ने जाने कि इसका अंतर क्या होगा। ठीक है, इसका अंतर क्या होगा। चलो, ये आशा कर रहा हूँ यहाँ तक सबको चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, यहाँ तक आप सबको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो ये मैंने आपको दूरी और विस्थापन के बारे में मैंने आप लोग को अच्छे से पढ़ा दिया। ठीक है जी।
हो गया। चलो एक क्वेश्चन लिखना है, एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन करते हैं, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करें इसी के बेसिस पे। चलो जी, अभी हम लोग क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं आप लोग को एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। स्ट्रेंथ बहुत कम हो गया यार पहले से, शायद 2 दिन क्लास नहीं लिया इसलिए अब स्ट्रेंथ बहुत कम हो गया। पहले तो बहुत लोग ज्वाइन करते थे, देखते थे। चलो कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। मैंने एक न्यूमेरिकल अभी आप लोग को सॉल्व कराने हैं, तो मैं न्यूमेरिकल कराता हूँ। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन क्या आपका, एक व्यक्ति पूर्व की ओर, ठीक है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 1.5 मीटर, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 1.5 मीटर, फिर फिर आपका फिर दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर 2 मीटर, 2 मीटर, फिर, है ना, फिर दक्षिण की ओर 2 मीटर, फिर पूर्व की ओर, पूर्व की ओर आपका 4.5 मीटर दूरी तय करता है, दूरी तय करता है, ऐसे करते हैं 4.5 मीटर चलता है, ठीक है, चलता है, ज्यादा सही रहेगा, 4.5 मीटर चलता है, चलता है, चलता है। तो ज्ञात कीजिए क्या क्या आपको फाइंड आउट करने हैं, जल्दी से फाइंड आउट करके बताइएगा। तो ज्ञात कीजिए, पहला पहला आप लोग को ज्ञात करना है, पहला आपको क्या ज्ञात करना है जी, आपको कुल दूरी, ठीक है, पहला कुल दूरी आपको ज्ञात करना है। दूसरा आपको ज्ञात करना है विस्थापन, परिणामी विस्थापन। चलो जल्दी से ज्ञात करिए, जो कंडीशन है उस कंडीशन के हिसाब से एक वो डायग्राम बना लीजिए, है ना। उसके बाद आपको आंसर बता रहे हैं। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 1.5 मीटर, फिर दक्षिण की ओर 2 मीटर, फिर पूर्व की ओर अगेन 4.5 मीटर ट्रेवल करता है, तो ज्ञात कीजिए उन्होंने कितने टोटल डिस्टेंस तय किए और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। जल्दी से बताइए। जितेंद्र वर्मा जी का कहना है दूरी आपका 8 मीटर होगा, इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है ना। चलो जितेंद्र जी का आ गया, दूरी 8 मीटर बता रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर। चंपेश जी का कहना है डिस्प्लेसमेंट आपका 6 मीटर आएगा। चलो वंदना जी का भी कहना है आपका डिस्टेंस दूरी आपका 8 मीटर आएगा, दूरी आपका 8 मीटर आएगा, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट बहुत लोग गलत कर रहे हैं भाई। दूरी तो सब बता रहे हैं, सही बात है, दूरी तो सही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बताओ ना, डिस्प्लेसमेंट। चलो फाइन वो करें, कैलकुलेट करें। एक व्यक्ति पूर्व की ओर, देखो ये कोई पर्टिकुलर कोई पर्सन है, ये पहले कहाँ जा रहा है, पूर्व की ओर जा रहा है, कितना, 1.5 मीटर गैप पूर्व की ओर, ठीक है। उसके बाद दक्षिण की ओर 2 मीटर, फिर यहां से दक्षिण की ओर कितना है, 2 मीटर आ गया, ठीक है, 2 मीटर आ गया। फिर पूर्व की ओर 4.5 मीटर अगेन चला। अब क्या कर रहा है, पूर्व की ओर 4.5 मीटर चल रहा है, ये क्या आपका 4.5 मीटर चला, यहां से चलना प्रारंभ किया और एंड पॉइंट यहां तक आया। तो अगर हम लोग इसका दूरी देखें, है ना, अगर हम लोग दूरी देखें तो दूरी बराबर क्या होगा, कुल दूरी। अभी तक किसी का सही आंसर नहीं है आप लोग का, डिस्प्लेसमेंट बनाओ ना, कितना आएगा, कुल दूरी के बराबर कितना होगा, कुल दूरी बराबर आपको बताना है 1.5, ठीक है। द सम ऑफ पाथ लेंथ इज नोन एज डिस्टेंस, रास्ते की कुल लंबाई वही आपका दूरी कहलाएगा। तो 1.5 प्लस आपका 2 प्लस 4.5, तो 4.5 और 1.5 कितना हो गया, जब आपका 6 हो गया, और 6 और 2 आपका 8, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, कुल दूरी कितना हो गया आपका 8 मीटर, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया जब आपका 8 मीटर हो गया, कुल दूरी कितना हो गया 8 मीटर हो गया 8 मीटर। अब हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, है ना। तो मैंने बताया था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, है ना, अर्थात आपका दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, और दो बिंदु मैंने बताया था इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, बताया था प्रारंभिक और अंतिम बिंदु, उसके बीच की न्यूनतम दूरी को बोलेंगे। अब देखो यहां से चलना प्रारंभ किया, है ना, यहां से चलना प्रारंभ किया और कहां पहुंचा है, यहां पहुंचा है, कहां, यहां पहुंचा है। तो यही क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, यही क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी यही होगा। अब देखिए, अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, ये नीचे, इसको भी मैं नीचे ला रहा हूं, ऐसे नीचे मैंने क्या कर दिया, ला लिया, ठीक है। ये अब देखो अगर यहां से यहां तक का 2 मीटर इसका है, तो जाहिर सी बात है ये भी कितना होगा जी आपका, ये भी आपका 2 मीटर होगा, बिल्कुल सही है, होगा, है ना। यहां से यहां देखो ना 2 मीटर है, तो यहां से यहां भी 2 मीटर होगा। अब देखो अगर यहां से यहां 1.5 है, तो जाहिर सी बात है यहां से यहां भी कितना होगा 1.5, तो ठीक है भाई, ये आपको कितना हो गया 1.5 हो गया, कितना 1.5, ठीक है। मतलब देखो आपको ये आपको पता लग गया, क्या चीज पता लग गया आपको, ये वाला।
आपको इसका वैल्यू, ये एक सेकंड, ये जो आपको देख रहे हो ना, ये तो आपको इसका वैल्यू पता लग गया कितना आपका 2 मीटर, ये और आपको और किसका वैल्यू पता लग गया, ये 4.5 और ये 1.5 दोनों का ऐड कर दोगे। अगर 4.5 प्लस 1.5 करोगे तो कितना होगा जी आपका, यहाँ पास कितना होगा आपका 4.5 और 1.5 कितना होगा आपका 6 होगा, है ना। यहां से यहां तक का कितना हो गया टोटल 6 हो गया, 6। तो ये पता लग गया और ये भी पता लग गया कि यहाँ से यहाँ कितना आपका ये 2 है और ये आपका 6 है, 6 मीटर है, ये 6 मीटर हो गया और आपका 2 मीटर। अब आपको ये निकालना है, ये आपको निकालना है ये वाला। तो आपने पाइथागोरस प्रमेय तो पढ़ा होगा, है ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा। कई लोग तो आपका अलग अलग डिस्टेंस बता रहे थे, डिस्प्लेसमेंट मतलब अलग अलग बता रहे थे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है जी, आपका ये है ना, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो होता है क्या जी, ये है ना पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण का वैल्यू क्या है आपका, देखो चलो हम लोग पॉइंट मान लेते हैं ये वाला, ठीक है, ये वाला। चलो ऐसे करते हैं, नाम ही लिख दे रहा हूँ, कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना होगा जी आपका, लंब का स्क्वायर कितना है ये, मतलब ये आपका 2 का स्क्वायर प्लस आधार कितना आपका 4.5 1.5 मतलब कितना होगा आपका 6 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पास कर्ण का वैल्यू चाहिए आपको, कर्ण का वैल्यू चाहिए तो क्या होगा आपका 4 प्लस 6 का 36 हो गया, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर कर दीजिए, मतलब यहाँ पास कर्ण का वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर उधर जाएगा, तो क्या होगा 36 और 4 40, तो रूट ऑफ 40 ये हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। आया समझ में, है ना। ये क्या होगा जब आपका रूट ऑफ 40 है ना, तो ये क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। आशा कर रहा हूँ सबको समझ में आया होगा, आशा कर रहा हूँ सबको समझ में आ गया होगा। आया समझ में, कैसे निकालना है आगे ना जी, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। आ गया होगा सबको समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो है ना सिंपल सा है। हाँ बहुत बढ़िया ओमिन जी, डिस्प्लेसमेंट आपका रूट ऑफ 40 हो जाएगा, ठीक है, रूट 14। चलो ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक क्वेश्चन। आगे बात करते हैं, इसी प्रकार से क्वेश्चन आप लोग को दिया जाएगा, आप लोग क्वेश्चन और सॉल्व करेगा और आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, अभी हम लोग पढ़ते हैं जी, अभी हमने दूरी और विस्थापन पढ़ लिया ना, अभी हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, आपका वेग के बारे में, वेग अर्थात वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी, वेलोसिटी। अब वेग किसे कहेंगे, तो आपका विस्थापन में परिवर्तन की दर को, विस्थापन में परिवर्तन की दर को ही आपका वेग, क्या वेग कहा जाता है। तो आप बताओगे वेग के बारे में कि विस्थापन में, विस्थापन, विस्थापन में परिवर्तन की दर को। और यार इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा कि सर 2 दिन क्लास नहीं हुआ तो पीछे हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो 2 दिन का मैं करा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि जो समय हम लोग ने निर्धारित किया कि यहाँ तक हम लोग को कंप्लीट करें, तो डेफिनेटली मैं वहाँ उस डेट तक आते तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करके आप लोग को दूंगा, ठीक है। तो निगेटिव नहीं होना है कि सर नहीं हुआ, अब तबियत खराब हो गया तो उसको कुछ कहा नहीं जा सकता, मैं घर चला गया था ना। अब मम्मी लोग का पता यार जानते हो, जब तक ठीक नहीं हुआ ढंग से तो भेजते ही नहीं है, फिर आज कैसे कैसे करके आ जाए मैं। देखो विस्थापन में परिवर्तन की दर को, विस्थापन में परिवर्तन, परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है आपका, वेग कहा जाता है, वेग कहा जाता है। विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है, ठीक है। तो वेग बराबर क्या हो जाएगा, वेग बराबर आपका विस्थापन बटा समय, ठीक है, विस्थापन, विस्थापन बटा क्या होगा आपका समय हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, वेग एक सदिश राशि है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। वेग एक कैसी राशि है आपका, सदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है, ठीक है। जो वेलोसिटी होता है एक आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। वेग एक ऐसी राशि है जो आपका सदिश राशि है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं इसके यूनिट की बात करते हैं, इसका यूनिट की बात करते हैं, इसका मात्रा क्या होता है। देखो विस्थापन का क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है, और समय का क्या होता है सेकंड, तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड, ये ऊपर जाएगा तो ये होगा ना पर सेकंड हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड क्या होता है इसका आपका यूनिट होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है किसके बारे में, आपका वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा एवरेज वेलोसिटी, ये सब इसलिए बता रहे हो क्योंकि इसके न्यूमेरिकल हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, इसलिए इसको फार्मूला को ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी, मतलब औसत वेग, ठीक है, औसत वेग। औसत वेग मतलब क्या होगा, ये किसका किसका रेशियो होगा, तो कुल विस्थापन बटा कुल समय, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है आपका, औसत वेग मतलब क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है वो और कितना समय लगा है, ठीक है, कुल विस्थापन बटा कुल समय। ये क्या होगा जी आपका, ये आपका औसत वेग हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इंग्लिश, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एवरेज, एवरेज वेलोसिटी के नाम से जानते हैं, किस नाम से, इसको एवरेज वेलोसिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलो ये हो गया औसत वेग, वेग। उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते चलो यही पास एक और डेफिनेशन बता दे रहा हूँ जहां से क्वेश्चन बनते हैं। ये सब चीजों को आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए ना, एकदम बेसिक बेसिक चीजें हैं। अब बात करते हैं त्वरण, त्वरण क्या होता है, त्वरण,
त्वरण। त्वरण क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा त्वरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसेलेरेशन। एसेलेरेशन त्वरण। और त्वरण मतलब क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, आपका त्वरण कहा जाता है। ठीक है, त्वरण बराबर क्या होता है आपका, वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन, परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, जब आपका त्वरण कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। ठीक है, त्वरण बराबर क्या होगा, त्वरण बराबर आपका वेग में वेग में परिवर्तन, परिवर्तन बटा क्या होगा आपका समय हो जाएगा। ठीक है, ये अब इसको और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, त्वरण को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए इक्वल टू वेग में परिवर्तन मतलब वी माइनस यू अपॉन आपका टी, इस प्रकार से इसको प्रदर्शित करते हैं, बता रहा हूं, है ना। अभी जैसे मैंने बताया आपका ए इक्वल टू क्या होता है जी, अभी जैसे मैंने क्या बताया आप लोगों को, कहां चला गया आज, एक सेकंड ना, चले देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो अभी मैंने बताया वेग बराबर क्या होता है आपका, मतलब त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय, बताया त्वरण बराबर क्या होता है आपका, त्वरण, त्वरण बराबर होता है जो आपका वेग में परिवर्तन बटा समय, वेग में परिवर्तन बटा समय। तो वेग में परिवर्तन को कैसे लिखोगे आप, आपको लिखना है आपका अंतिम वेलोसिटी मतलब v, अंतिम वेलोसिटी v, ठीक है, माइनस प्रारंभिक वेलोसिटी, प्रारंभिक वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब प्रारंभिक वेग अपॉन क्या होगा समय। ठीक है, तो अंतिम वेलोसिटी दैट मीन्स क्या होता है आपका v, और प्रारंभिक वेलोसिटी मतलब u, और समय मतलब आपका t, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करते हैं त्वरण का, तो त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण कैसी राशि है, त्वरण एक कैसी राशि जो आपका वेक्टर क्वांटिटी है, त्वरण एक सदिश राशि है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर इसके हम लोग मात्रक की बात करते हैं ना, हम लोग इसके मात्रक की बात करते हैं, यूनिट की बात करते हैं, तो इसका मात्रक क्या होगा, त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होता है ना, इसका मात्रक क्या होता है आपका, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, किसका, आपका त्वरण का। तो यहां तक तो सबको चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, यहां तक तो आ गई होंगे। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। अब त्वरण के बाद हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, स्पीड के बारे में, चाल के बारे में। चलो चाल, चाल के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, चाल। तो चाल बराबर क्या होता है भैया, तो पढ़ोगे आप लोग गणित में पढ़ोगे, दूरी बटा समय। ठीक है, दूरी बटा समय, चाल बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटा समय, है ना। स्पीड बराबर क्या होगा आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या होता है आपका, स्पीड बराबर क्या होता है जब डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगर चाल की बात करें तो चाल एक अदिश राशि है, और इसका मात्रक क्या होगा आपका, दूरी का मीटर और आपका समय का आपका सेकंड हो जाएगा। तो ये एक अदिश राशि है, ये भी एक आपका एक अदिश राशि है, अदिश राशि है, ये एक अधिक राशि है। ठीक है, और इसके हम लोग यूनिट की बात करते हैं, मात्रक की बात करते हैं, तो इसका मात्रक क्या होगा, डिस्टेंस का तो आपका मीटर हो जाएगा। ठीक है, मीटर, और आपका समय का क्या होगा आपका सेकंड, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, मीटर पर सेकंड, ये आपका चाल मैंने आप लोग को बता दिया। ठीक है, चाल। उसके बाद अगर बात करते हैं एवरेज स्पीड, अर्थात औसत चाल क्या होता है। ठीक है, औसत चाल, अगर मैं बात करता हूं औसत चाल की, ठीक है, औसत चाल की बात करता हूं, तो औसत चाल बराबर क्या होता है आपका, कुल दूरी अपॉन कुल समय। ठीक है, पता होगा आप लोग को औसत चाल बराबर क्या होता है, जब आपका कुल दूरी, कुल दूरी अपॉन क्या होगा आपका कुल समय। ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, औसत चाल, एवरेज आपका स्पीड क्या होता है आपका, कुल दूरी अपॉन क्या होता है जो आपका कुल समय होता है। ठीक है, कुल दूरी अपॉन कुल समय। चलो, अब ये जो आपका एवरेज जो आपका स्पीड अभी अभी मैंने बताया, ठीक है, एवरेज जो स्पीड मैंने बताया, इसके लिए मैं दो तीन कंडीशन आप लोग को बता रहा हूं, किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस प्रकार से हम लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। यहाँ तक तो सबको चीजें समझ में आगे होंगे, बताओ जी, यहाँ तक आगे सबको समझ में, आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं, यहाँ तक आगे होगा सबको समझ में। आगे ना, चलो ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अभी हमने देखा एवरेज स्पीड, औसत चाल के बारे में हमने हमने देखा। अब ये जो एवरेज स्पीड है, ये जो आपका एवरेज स्पीड है, औसत चाल है, अब इसके लिए मैं कुछ कुछ केस बता रहा हूँ। देखो पहला केस, पहला केस है, केस पहला, केस पहला, आपको क्या क्या दिया है, आपको दिया है जी डिस्टेंस d1 दिया है, डिस्टेंस d2 दिया है, डिस्टेंस d3 दिया है, और आपको क्या है, टाइम दिया है। ये आपका डिस्टेंस का वैल्यू दिया है, और आपको टाइम का वैल्यू दिया है, टाइम का। तो टाइम क्या होगा आपका t1, और ये t2, और आपका t3। मतलब t1 टाइम में d1 डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है, t2 टाइम में d2 डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है, t3 टाइम में आपका d3 डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है। तो यहाँ पास आपका औसत, ठीक है, औसत चाल, औसत चाल बराबर क्या होगा
अभी हमने फार्मूला देखा कुल दूरी बटा कुल समय, यहाँ पास हमने देखा कुल दूरी बटा कुल समय, तो कुल दूरी कितना है d1 प्लस d2 प्लस d3, ये टोटल आपका डिस्टेंस है। समय कितना है आपका t1 प्लस t2 प्लस t3। चलो यहाँ तक तो किसी कोई दिक्कत नहीं, ये पहला केस हो गया। क्या होगा आपका पहला केस, ये आपका पहला केस है, ठीक है। इसी प्रकार अगर आपसे न्यूमेरिकल में क्वेश्चन पूछता है कि भैया इतने डिस्टेंस को इतने समय में ट्रेवल किया जा रहा है, इतने डिस्टेंस को इतने समय में ट्रेवल किया जा रहा है, यहाँ पास t1 t2 t3 d1 d2 d3 का अगर वैल्यू दिया है तो इस फार्मूले में पुट अप करिए, सीधा से आप लोग को आंसर निकल जाएगा। ये आपका केस फर्स्ट हो गया। केस सेकंड, ये केस फर्स्ट हो गया ना। अब देखो केस सेकंड, केस सेकंड क्या है, केस सेकंड जिसमें आपको दिया है डिस्टेंस का वैल्यू दिया है, डिस्टेंस का वैल्यू दिया है आपका, क्या दिया है आपका d1 दिया है, d2 दिया है और d3 दिया है। ये केस 2 है जिसमें डिस्टेंस का वैल्यू आपको गिवन है d1 d2 d3, ठीक है। अब यहाँ पास आपको क्या दे दिया है, यहाँ पास आपको दे दिया स्पीड दे दिया, क्या दे दिया, स्पीड दे दिया, ठीक है। स्पीड दे दिया, चाल का वैल्यू आपको दे दिया है ना। क्या क्या दिया है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं d1 मतलब s1, इसके बाद आपका s2 और s3, है ना। ये आपको क्या दे दिया, डिस्टेंस तो दिया है भाई, है ना, d1 d2 d3 दिया है, और आपको क्या दे दिया, स्पीड दे दिया है। क्या क्या दे दिया आपका S1 S2 S3, ठीक है, स्पीड दे दिया S1 S2 S3। अब आपको निकालना है यही औसत चाल निकालना है। क्या निकालना है, देखिए एवरेज स्पीड निकालना है, औसत चाल। तो आप लोग को पता है औसत चाल, ठीक है। औसत चाल का फार्मूला क्या होता है भैया, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, ये आप लोग को पता है फार्मूला। तो ठीक है, डिस्टेंस का वैल्यू तो दिया है, d1 d2 d3, डिस्टेंस का वैल्यू तो गिवन है। अब समय चाहिए समय, लेकिन यहाँ तो आपका स्पीड दिया है। हाँ लेकिन ये तो आपको पता है, क्या पता है कि आपका चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। यहाँ पास आपने देखा ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसी फार्मूला को यूज करिए। डी इक्वल टू क्या होता है, डी इक्वल टू चाल आपका, डी बोलता हूँ जी, एस इक्वल टू क्या होता है आपका डी बटा टी होता है। एस इक्वल टू क्या होता है आपका डी बटा टी, मतलब आपका स्पीड बराबर आपका दूरी बटा समय। हिंदी में लिखता हूँ भैया, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, ये दिया है, ठीक है। अब इसमें देखिए किसका वैल्यू दिया आपको, इसका वैल्यू दिया है S1 S2 S3, इसका वैल्यू दिया है। लेकिन आपको फार्मूला में नीचे क्या निकालना है, समय निकालना है, क्योंकि कुल दूरी बटा कुल समय चाहिए, तो आपको समय के फॉर्म में निकालना है। तो कैसे करोगे, यहाँ पर देखो, यहाँ से आप ऐसे कर सकते हो, टी इक्वल टू क्या होगा आपका डी अपॉन एस हो जाएगा, बिल्कुल होगा जी। इस टी का वैल्यू आपको चाहिए, समय चाहिए टी का वैल्यू, तो डी अपॉन एस हो जाएगा। अगर टी1 समय के लिए होगा तो क्या होगा, टी1 इक्वल टू आपका डी1 अपॉन एस1 होगा, बिल्कुल सही है। टी2 बराबर क्या होगा आपका डी2 अपॉन एस2 होगा कि नहीं होगा बताइए। ये चीज जो मैं बता रहा हूँ आप लोग को समझ में आ रहा है, ये चीज जो मैंने आप लोग को बताया आप लोग को समझ में आ रहा है जी। तो यहाँ पास आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो कुल दूरी क्या हो जाएगा आपका d1 प्लस d2 प्लस d3, ये आपने कुल दूरी निकाल लिया। अब कुल समय निकाले तो आपने निकाला भी, t1 बराबर कितना होगा, d1 अपॉन s1, तो d1 अपॉन s1 प्लस आपका d2 अपॉन s2 प्लस आपका d3 अपॉन s3। दैट मीन्स अगर आपको स्पीड का वैल्यू गिवन है, आपको डिस्टेंस का वैल्यू गिवन है, तो इस फार्मूला में आप क्या करोगे, फार्मूला पुट अप करोगे, देन आप लोग को आंसर निकल जाएगा, देन आप लोग को क्या होगा, आंसर निकल जाएगा। बताओ यहाँ तक सबको समझ में आ गया, ये आपको कंडीशन सेकंड है, ये आपको कंडीशन सेकंड है। बताओ जी आया समझ में, कंडीशन आपको सेकंड हो जाएगा, आया, ये आया ना सबको समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस यहाँ से हमने टी का वैल्यू बस फाइंड आउट किए, टी का वैल्यू बस हमने यहाँ से फाइंड आउट किए। जो नॉन मैथ्स वाले बैकग्राउंड वाले सबको समझ में आ रहा है ना, सबको आना चाहिए समझ में, आ रहा है सबको, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, है ना। ये आपका केस सेकंड हो गया, ये आपका केस सेकंड हो गया। केस थ्री, ठीक है, केस थ्री देखते हैं, केस थ्री देखते हैं। केस थ्री में देखो आपका, एक सेकंड ना, हाँ ये चलो, ये केस थ्री। अब केस थ्री में क्या क्या गिवन है, देखिए ये आपका केस थ्री है, केस थ्री, इसमें गिवन है आपका चाल अर्थात स्पीड, ये गिवन है ना, अर्थात स्पीड आपका गिवन है। क्या क्या गिवन है, देखिए आपका S1 S2 S3 ये गिवन है, ठीक है। समय दिया गया है, समय क्या दिया गया है आपको, समय दिया गया है जो आपका T1 T2 T3 ये दिया है। अब पूछता है आपसे, क्या पूछता है भैया, कि औसत दूरी या औसत चाल ज्ञात कीजिए, औसत चाल ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन पूछ रहा है औसत चाल ज्ञात कीजिए। अब आपको एकदम बेसिक में जाना है। हाँ भाई, कि सर ने बताया है औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है। सर ने बताया कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा क्या होता है आपका कुल समय, कुल समय ये होता है, ठीक है। अब इसी फार्मूला में हम लोग को जाना है। अब देखिए ठीक है भाई, नीचे में कुल समय आ गया, तो समय का वैल्यू तो दिया है T1 T2 T3, लेकिन हमको दूरी का वैल्यू चाहिए, मतलब हमको D1 D2 D3 इसका वैल्यू चाहिए हमको। लेकिन ऊपर में तो आपका S1 S2 S3 दिया है, मतलब स्पीड का वैल्यू दिया है। हाँ अब आपको क्या पता है, आपको ये पता है कि चाल स्पीड बराबर क्या होता है आपका दूरी बटा समय होता है। आपने लिख लेना है चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल मतलब स्पीड बराबर क्या होगा, दूरी मतलब डिस्टेंस,
समय मतलब आपका टी, ये इसका वैल्यू है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो ये होता है। अब देखिए, अब यहां से क्या करना है आपको, यहाँ ऊपर में क्या चाहिए आपको, कुल दूरी चाहिए। दूरी मतलब किसके फॉर्म में चाहिए आपको, डी के फॉर्म में चाहिए, डी के फॉर्म में चाहिए। तो यहां से क्या कर सकते हो आप, डी का वैल्यू निकाल सकते हो। डी इक्वल टू क्या होगा आपका, एस इंटू टी होगा, बिल्कुल होगा। डी इक्वल टू क्या होगा, जब एस इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। तो डी वन अर्थात आपका ये, जैसे कि टी वन है मतलब आपका डी वन हो जाएगा डिस्टेंस, तो टी वन बराबर, डी वन बराबर क्या होगा पास, एस वन इंटू टी वन हो जाएगा, बिल्कुल होगा। उसी प्रकार डी टू बराबर क्या होगा, एस टू इंटू टी टू हो जाएगा। उसी प्रकार डी थ्री बराबर क्या होगा आपका, एस थ्री इंटू क्या होगा, जब आपका टी थ्री हो जाएगा, बिल्कुल सही है। मतलब आपको डी का वैल्यू भी मिल गया और आपको टी का वैल्यू तो गिवन है। अब यहां से क्या करोगे आप, फार्मूला में पुटअप कर दीजिए। आपका कुल दूरी कितना निकल जाएगा, डी वन का वैल्यू एस वन इंटू टी वन प्लस आपका एस टू इंटू टी टू प्लस आपका एस थ्री इंटू टी थ्री अपॉन आपका कुल समय कितना है भैया, कुल समय आपको पता लग गया, T1 प्लस आपका T2 प्लस आपका क्या होगा, जब आपका T3 हो जाएगा। बताओ यहां तक आप लोग को चीजें समझ में आई कि नहीं आई, यहां तक आप लोग को चीजें समझ में आई कि नहीं आई? चलो ठीक है जी, ठीक है जी अमीन जी, ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में देख लीजिएगा। यहां तक आ गया सबको समझ में, कैसे निकाले क्या किए, आ गया, ठीक है। तो देखो इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन देगा तो इसी प्रकार से क्या करना है आपको, चीजों को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करने हैं, है ना। वही अगर आपको देखो ना, चाल का वैल्यू दे दिया कि इतने इतने चाल से इतनी इतनी स्पीड से चल रही है, समय का वैल्यू आपको दे दिया और बोलता है कि औसत चाल ज्ञात कीजिए, तो आपको फार्मूला पता है, कुल दूरी बटा कुल समय, है ना। तो यहाँ पर चाल के फॉर्म में क्वेश्चन को दिया है, तो पहले आपको उसको इस फॉर्म में निकालना पड़ेगा, डी वन इक्वल टू एस वन इंटू टी वन, डी टू बराबर एस टू इंटू टी टू, डी थ्री बराबर एस थ्री इंटू टी थ्री, इस प्रकार से आपको निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैंने केस 3 बता दिया, ठीक है, जहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आप लोग को लिख रहा हूँ, जल्दी से उस क्वेश्चन का आप लोग आंसर करेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उस क्वेश्चन का फटाक से आप लोग आंसर करिए, क्या हो सकता है। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन में लिख रहा हूँ ना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में एक लिख रहा हूँ, इसका सभी को फटाक से आंसर करना है, क्या होगा। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन, एक स्कूटर चालक, एक स्कूटर चालक चालक 5 मिनट में 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक स्कूटर चालक 5 मिनट में, है ना, 5 है, एक स्कूटर चालक 5 मिनट में 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसकी गति, है ना, उसकी उसकी गति की गणना, उसकी गति की गणना कीजिए, गणना कीजिए, ठीक है। ऐसे करते हैं, उसकी चाल की गणना कीजिए, ठीक है। चलो उसकी चाल की गणना कीजिए, चाल की गणना कीजिए। कंडीशन है पहला, देखो आपको एक तो सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड में आपको फाइंड आउट करने हैं। दूसरा आपको फाइंड आउट करने हैं मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में आपको फाइंड आउट करना है। जल्दी से बताओ, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। एक स्कूटर चालक 5 मिनट में 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसकी चाल की गणना कीजिए। सेंटीमीटर पर सेकंड में गणना करना है और आपका मीटर पर सेकंड में, जो जो गिवन डाटा है लिखिए, गिवन डाटा उसको लिखिए और उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी, है ना। चलो जल्दी से फाइंड आउट करिए, क्या इसका आंसर हो सकता है, क्या इसका आंसर हो सकता है। सेंटीमीटर पर सेकंड में करना है पहले, तो उसके बाद आपको मीटर पर सेकंड में। चाल इक्वल टू क्या होता है भाई, दूरी बटा समय तो होता है जी, दूरी का वैल्यू भी दिया है, समय का वैल्यू भी दिया है, कैलकुलेट करो ना यार। चलो ठीक है, गिवन जो डाटा है उसको लिख लेते हैं, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। क्या क्या गिवन है, गिवन क्या क्या गिवन है, देखिए आपका एक स्कूटर चालक 5 मिनट में 3 किलोमीटर की दूरी, मतलब दूरी है ना, कुल दूरी, सॉरी कुल दूरी बताओ, दूरी, दूरी, ठीक है, डिस्टेंस, इसका वैल्यू कितना दिया है, 3 किलोमीटर दिया है, ठीक है भाई। और कितना, 5 मिनट में, ठीक है। और समय, समय बराबर कितना दिया आपका, 5 मिनट दिया है, 5 मिनट आपका दिया गया है, ठीक है भाई, 5 मिनट दिया गया है। अब ये बोल रहा है कि चाल की गणना कीजिए, तो चाल बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, जिसमें बताता, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय होता है। तो ठीक है, आपको इसका वैल्यू तो फाइंड आउट करना है, लेकिन कंडीशन दे दिया कि सेंटीमीटर पर सेकंड में दीजिए, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस का वैल्यू कितना है, 3 किलोमीटर है, डिस्टेंस का वैल्यू, है ना, दूरी का वैल्यू कितना दिया आपका, 3 किलोमीटर। इसको कैसे लिख सकते हो आप, ऐसे लिख सकते हो, 3000 मीटर लिख सकते हो, किलोमीटर को 3000 मीटर लिख सकते हो, लिख सकते हो भाई, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब क्या चाहिए आपको, सेंटीमीटर पर सेकंड में चाहिए, क्या चीज आपको, इस सेंटीमीटर पर सेकंड में चाहिए, है ना। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 3 गुना 10 की घात कितना हो जाएगा आपको, 3 है, 3 और 2 5, 5 हो जाएगा, 5 कैसे,
आपका देखो सेंटीमीटर को भी मैं देख रहा हूँ ना, तो उस केस में क्या होगा, 3 गुना 10⁵5, ये क्या होगा आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा, किसके, सेंटीमीटर के फॉर्म में, ये आपका दूरी का वैल्यू आएगा। ठीक है, समय आपका टाइम कितना दिया है, जब आपका 5 मिनट दिया है, कितना है आपका 5 मिनट, 5 मिनट। तो मीटर पर आपका सेंटीमीटर पर सेकंड में निकालना है आप लोग को, तो 5 मिनट है मतलब सेकंड से वो कर दीजिए, तो 5 5 6 30, 300 सेकंड होगा, कितना आपका 300 सेकंड। कुछ तो नहीं करना है आपको, वैल्यू तो मिल गया, क्या करोगे, इस फार्मूला पुटअप कर दीजिए, 3 गुना 10⁵5 बटा कितना होगा आपका 300 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पास 2 जीरो खत्म हो जाएगा, यहाँ पास भी 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 3 से 3 खत्म होगा, तो कितना बच जाएगा, जब आपका 10⁻³ बचेगा तो कितना होगा, 1000 मीटर पर सेकंड। ये होगा, कितना होगा आपका, मीटर बोलता हूँ आपका, सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पर सेकंड, 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड होगा, बिल्कुल सही है, कई लोग का सही आंसर है आपका 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड होगा, है ना, 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड होगा, बहुत बढ़िया। अब देखो दूसरा आपका मीटर पर सेकंड है, बोल रहा है मीटर पर सेकंड, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका 3 किलोमीटर है, इसको आपका मीटर में कन्वर्ट करिए तो कितना होगा आपका, 3000 मीटर होगा, 3000 मीटर। ठीक है, अपॉन सेकंड में चाहिए तो 3000 बटा कितना, 5 मिनट में कितना सेकंड, 300 सेकंड, 300 कर दीजिए, कुछ नहीं है, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, तो करते हैं 3 धाम आपका 30, तो कितना होगा आपका 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड। आया समझ में, जिस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग से पूछे जाएंगे, आगे समझ में, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस आपको ये पता होना चाहिए कि भाई हाँ, ये कैसे कैसे चेंज करना है, अगर आपको यूनिट्स दी है तो कैसे उसको चेंज करना है, किलोमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं, सेंटीमीटर में कैसे चेंज करते हैं, अगर ये पता होगा तो बेसिकली आप चीजें को, क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो चलिए ये मैंने आपको बता दिया कुछ क्वेश्चन, आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगेन एक क्वेश्चन, अगेन एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, चलो एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। चलो अब देखिए, ट्रेन ए ने 3 घंटे में, ठीक है, ट्रेन ए ने 3 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय की। क्वेश्चन लिख रहा हूं, ट्रेन ए, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा ना, ट्रेन ए ने पहला क्वेश्चन हमारा, ट्रेन ए ने 3 घंटे में, तीन तीन घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय की, 120 किलोमीटर की दूरी दूरी तय की। ट्रेन ए ने 120 मतलब 3 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय की। ठीक है, जबकि ट्रेन बी ने, ठीक है, जबकि ट्रेन बी ने, जबकि जबकि ट्रेन बी ने, ट्रेन ए ने 3 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय की, जबकि ट्रेन बी ने 4 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी तय की। कितने में, 4 घंटे में, 4 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी, 180 किलोमीटर की दूरी तय की, 180 किलोमीटर की दूरी तय की। ठीक है, तो कौन इसमें से तेज चला। ठीक है, क्वेश्चन है, कौन कौन तेज चला, कौन सा ट्रेन तेज चला, ये आपको बताना है, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ कौन आपका इसमें से तेज चला है, कौन सा इसमें तेज चला है, ट्रेन ए तेज चला है, ट्रेन बी तेज चला है। अब सीधी सी बात, आपको डिस्टेंस दिए गए हैं, आपको समय दिया गया है, जल्दी से आप इसका स्पीड निकाल लीजिए, चाल निकाल लीजिए, फिर आप लोग को आंसर पूरा पता लग जाएगा, है ना, इसका सही आंसर क्या होने वाला है, आप लोग को आंसर पता लग जाएगा। चलो जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, कौन ज्यादा स्पीड से चला है, कौन ज्यादा तेज चला है। कई लोग बता रहे हैं बी ऑप्शन, चलो देखते हैं। बात आ रहा है आपका ट्रेन ए का, ट्रेन ए, ट्रेन ए में क्या दिया गया है, देखो ट्रेन ए में 3 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी, मतलब डिस्टेंस का वैल्यू कितना दिया, 120 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद आपका समय टी का वैल्यू कितना दिया आपका, 3 घंटा। ठीक है, 3 आवर। ठीक है, 3 आवर दिया है। ठीक है, ये उसके बाद देखते हैं आपका ट्रेन बी, ट्रेन बी का क्या क्या दिया है, ट्रेन बी का क्या क्या डाटा दिया गया है। ट्रेन बी में डाटा दिया गया आपका 4 घंटा, डिस्प्लेसमेंट कितना है, मतलब सॉरी डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस कितना है आपका, 180 किलोमीटर। ठीक है, समय कितना है, टी इक्वल टू आपका 4 आवर, कितना है आपका 4 आवर। ठीक है, तो अगर हम लोग स्पीड ऑफ ए की बात करते हैं तो आपका क्या होगा, आपका 120 बटा आपका 3 होगा 3 एकम 3, 3 चौका 12, तो 40 किलोमीटर पर आवर, ये आपका 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला। ठीक है, आगे बात करते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन बी, इसका क्या होगा, दूरी बटा समय, दूरी का वैल्यू 180 है, समय का वैल्यू 4 है, तो 180 बटा 4 कितना होगा, 4 चौको 16, 2 बचा, 4 पंचे 20, तो 45, यहाँ पास है 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर निकलेगा। तो क्वेश्चन पूछा था कि कौन तेज चला, तो जाहिर सी बात है आपका ट्रेन बी है ना, ट्रेन बी क्या होगा आपका, तेज चलेगा, ये आपका आंसर निकल जाएगा, ट्रेन बी क्या होगा आपका, तेज चलेगा। इसी प्रकार से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है, चलो आज ही सबको समझ में। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आगे का नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलो, एक कार दिल्ली से अंबाला तक, है ना, ऐसे करते हैं, दिल्ली नहीं भैया, कोई अलग कर लेते हैं। एक कार धमतरी से, एक कार धमतरी से
धमतरी से रायपुर तक, एक कार धमतरी से रायपुर तक, है ना, एक कार धमतरी से रायपुर तक उत्तर की ओर, ठीक है, उत्तर 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 की ओर 200 200 किलोमीटर मान लीजिए, है ना, हालांकि इतना नहीं है, 200 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में, 5 घंटे में तय करती है, ठीक है, तय करती है, 5 घंटे में क्या करती है, तय करती है, ठीक है। इस यात्रा के लिए, इस यात्रा इस यात्रा इस यात्रा के लिए आपको क्या क्या फाइंड आउट करने हैं। इस यात्रा के लिए सबसे पहले तो आपको गति की गणना करना है, मतलब चाल की। इस यात्रा के लिए पहला आपको चाल बताना है, चाल, इसकी गणना करना है। दूसरा आपको बताना है फिर वेलोसिटी अर्थात तो वेग, इसकी गणना आपको करना है। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। चाल और वेग, स्पीड और आपका वेलोसिटी, इसका आपको इस फाइंड आउट करना है, वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। गति और वेग की गणना इसमें आप लोग को करना है, वेग और चाल की गणना आपको करना है, गणना करना है इसमें। किसका वैल्यू बता रहे हो आप लोग, जल्दी से बताइए किसका वैल्यू है ये जो आप बता रहे हो, वो किसका वैल्यू है। ठीक है, बिल्कुल सही है, सिंपल सा है। डिस्टेंस का वैल्यू कितना दिया आपका, 200 किलोमीटर, ठीक है। ये समय कितना दिया आपका, 5 घंटा। तो आपका चाल बराबर क्या होता है भैया, दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय। बिल्कुल सही है, दूरी का वैल्यू आपको 200, समय का वैल्यू आपका 5, 2 कम 2, 5 कम 5, 5 चौका 20, तो 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या है, किसका वैल्यू है, 40 किलोमीटर पर आवर किसका वैल्यू है। चलो, गजब चंपे जी, गजब भाई गजब, दोनों क्या होगा आपका, सेम होगा। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो स्पीड और वेग दोनों क्या होता है, बराबर होता है। ध्यान रखना, कोई बॉडी है ना, कोई बॉडी, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में ना, स्ट्रेट लाइन बोला जा रहा है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में चल रही है, स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो आपका चाल और वेग ये क्या होगा आपका, बराबर होगा, इक्वल होगा। देखो ना, एक आध धमतरी से रायपुर तक उत्तर की ओर बोला जा रहा है, उत्तर मतलब स्ट्रेट लाइन जा रहा है ना। 200 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। इस यात्रा के लिए आपको निकालना था किसका वैल्यू, चाल का वैल्यू और आपका वी का वैल्यू, ठीक है, मतलब वेलोसिटी का वैल्यू, स्पीड और वेलोसिटी का वैल्यू आपको फाइंड आउट करने थे। बहुत बढ़िया, आपका दोनों में क्या होगा, जब आपका 40 हो जाएगा, दोनों में क्या होगा आपका 40 हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग को आगे भी अभी सॉल्व करने हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते जाएंगे, टॉपिक्स भी करते जाएंगे। कल हम लोग ना आपका वर्क जो हम लोगों ने पढ़ा था, कार्य, है ना, उसके बारे में हम लोग कल न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ जो हमने आपका वो पढ़ा था गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, उसके रिगार्डिंग भी हम लोग क्या करने लेंगे, एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे, एमसीक्यू बोलता हूँ, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो जी, आया सबको समझ में, आज से क्लास बताइए, जल्दी से बताइए, क्लास आया सबको समझ में। ठीक है, ठीक है भाई, फिर मिलते हैं, है ना, मिलते हैं फिर हम लोग अब इवनिंग वाले क्लास में मिलते हैं, इंडियन ज्योग्राफी वाले क्लास में। आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, ठीक है फिर।